SR साइंस मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य अध्याय पहले का आज दूसरा भाग है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने संतुलित भोजन में विटामिन की कमी से होने तक वाले रोगों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। यदि हम संतुलित भोजन में के सभी अवयवों को यदि हम समान मात्रा में नहीं लेंगे, भोजन में ग्रहण नहीं करेंगे, तो लंबे समय तक ये स्थिति बनी रही तो हमें कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। हमारा शरीर कमजोर हो सकता है, या असंतुलित भोजन से हमारा शरीर वो कुपोषित हो जाता है। शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताएं आ जाती है। और हमने इससे पहले विटामिन के प्रकार और उसकी कमी से रोगों के बारे में पढ़ लिया था। अब आज पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा दालों के से प्राप्त होते हैं, और प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने होते हैं, और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। अब यदि हम लंबे समय तक यदि भोजन में प्रोटीन नहीं लेंगे तो उससे क्या होगा? प्रोटीन नहीं लेने से हमारे शरीर में क्वाशक्योर रोग हो जाएगा। क्वाशक्योर रोग में क्या होता है कि शरीर है वो दुर्बल रह जाता है, और बच्चों के ये ज़्यादातर ये प्रोटीन कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं, जिसमें शरीर दुर्बल रह जाता है और उनका पेट है बाहर की तरफ निकल जाता है, या उनके हाथ पांव है वो पतले दुर्बल रह जाते हैं, जिसको मरेमस रोग कहते हैं। दूसरा रोग है जिसको मरेमस रोग भी कहते हैं। ये दोनों रोग है प्रोटीन कुपोषण से होते हैं। फिर उसके बाद में खनिज लवण कुपोषण से, खनिज लवण के कुपोषण से हमारे शरीर में फेरस, आयरन, लोहा तत्व है, इसकी यदि कमी हो जाती तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। फिर उसके बाद में आगे कैल्शियम है वो हमारे हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम की मात्रा यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो उससे हड्डियां वो कमजोर हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी, या हड्डियों में कट कट की आवाज आएगी। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि है वो उसकी क्रिया मंद हो जाती है, जिससे गलगंड रोग हो जाता है। या हमारे शरीर में फास्फोरस भी आवश्यक मात्रा में होता है, और फास्फोरस है एक ऐसा तत्व है जो रात्रि के अंदर चमकता है। ये जो अंधेरा ज्यादा होगा तो ये ज्यादा चमकेगा। इसलिए जो शमशान भूमि होती है या जहाँ पर मृत जीवों को डाला जाता है तो उनकी हड्डियों में और दांतों में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, और रात के घने अंधेरे में वो फास्फोरस में चमकता रहता है, जिसके कारण आदमी वहाँ भूत मान लेता है कि वहाँ पर भूत है, जब भूत नहीं वहाँ फास्फोरस है वो रात्रि के समय चमकता है। फिर उसके बाद में आता है जल। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, और शुद्ध जल है वो विद्युत का कुचालक होता है। और पृथ्वी पर 71% भाग है वो जल से घिरा, और 29% भाग थल या जमीन है। लेकिन 71% भाग जल में से सिर्फ पीने योग्य भाग है वो 1 या 2% ही है। और पृथ्वी पर जो गैसें पाई जाती है उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और जल वो हमें नदियों हैं, तालाबों हैं, झीलों हैं, बरसात से है, जमीन से प्राप्त होता है। और जल हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम खाना खाए बगैर 1-2 दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर 2-4 घंटे भी रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी एक ऐसी वस्तु, ऐसे पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस रूप में बर्फ, तरल रूप में जल, और गैस रूप में जल वाष्प के रूप में। और जल में कई तरह के कण और सूक्ष्म जीव भी होते हैं। उनमें से कुछ हमें फायदा भी पहुंचाते हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। पानी ज़्यादा पीने से हमारे शरीर की उपापचय क्रियाएं वो सही रूप से चलती है, और पानी को हम ज़्यादा पिएंगे तो हमारे शरीर से पसीना भी ज़्यादा निकलेगा, जिससे शरीर की जो जहरीले पदार्थ है वो पानी के
द्वारा यानी पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता रहेगा, जिससे हमारे शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहेगी और थकान का भी एहसास नहीं होगा हमें। और कई बार पानी के साथ में हानिकारक जीवाणु या सूक्ष्म जीव, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे क्या हमारा शरीर है वो उसकी काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है और जिसको हमें बीमारी कहते हैं। और पानी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनमें प्रमुख बीमारियां हैं हैजा है, पेचिश है, ये बीमारियां हो जाती है। और गंदा पानी है वो कई प्रकार की बीमारियों को फैलाता है। और गंदा पानी यदि हमारे घरों के आसपास इकट्ठा होगा तो उससे मच्छर भी ज़्यादा होंगे जो बीमारियों के लिए उत्तरदायी होंगे। और मच्छर पानी के द्वारा वायरल संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसमें हेपेटाइटिस रोग है, फ्लू रोग है, कोलेरा रोग है, टाइफाइड है, पीलिया है जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो जाती है। और आज अब तो यहाँ सन 2000 में के पश्चात पानी से जो एक नारू या बाला रोग होता था वो रोग होना बंद हो गया है। नारू या बाला रोग में पहले जो पूर्वज हमारे जो दादाजी है या परिवार जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनको पूछते हैं तो उनके शरीर से एक फुंसी होती है, वहाँ से एक धागे नुमा रचना निकलती थी और उससे वो घाव बहता रहता और बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और जल के बगैर जीवन की कल्पना संभव नहीं है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। इसलिए हमें जल है शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। फिर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है मोटापा। मोटापा शरीर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। शरीर ज़्यादा मोटा होने से हमारे शरीर की जो दैनिक क्रियाकलाप है या जीवनचर्या वो अमूलचूल परिवर्तन है। आदमी सही ढंग से बैठ नहीं पाता है, ज़्यादा मोटापा होने के कारण उसको पैदल चलने में परेशानी होती है। मोटापे का मापक है वो शरीर भार सूचकांक से किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स BMI, भार एवं लंबाई का अनुपात के रूप में। यदि 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर यदि आदमी का भार है तो उसको हम मोटापा पूर्व स्थिति कहेंगे। और यदि यही मात्रा यदि 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर हो गई तो ये कहलाता है मोटापा। और मोटापा होने से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हैं वो हो जाती है और शरीर सही रूप से कार्य नहीं करता, जिसमें हृदय रोग है, मधुमेह है, निद्राकालीन है, श्वास समस्याएं या तो कई प्रमुख है, जिससे शरीर का वजन भी बढ़ जाता है। ऊर्जा के सेवन या ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन बन जाता है। अधिक चर्बी युक्त भोजन करने से ये मोटापा आता है। जंक फूड या कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम करना, स्थिर जीवन यापन यानी घूमना नहीं, एक जगह बैठे बैठे या सोए से, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर शरीर पर चर्बी जमा हो जाती है और जिसको हमें मोटापा कहते हैं। मोटापा शरीर के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। फिर आता है अगला दूसरा है मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा कारक है रक्तचाप। रक्तचाप जिसको हम BP ब्लड प्रेशर कहते हैं और इसका मान होता है 120/80। रक्तचाप को रक्तचाप मापी यानी स्पाइक मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और 1733 में स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले घोड़े का रक्तचाप मापा था और उसके बाद 1983 में कार्लपन ने रक्तचाप की परिभाषा दी थी। रक्तचाप दो प्रकार से होता है। एक तो निम्न रक्तचाप, जब धमनियों या नसों में रक्त का प्रवाह बहुत कम मात्रा में होता है। तो कम मात्रा में होने से मस्तिष्क या गुर्दे या महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और कमी होने से वो सही काम कर नहीं पाते और वो स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं, जिसको हम लकवा भी कह सकते हैं। उच्च रक्तचाप क्या होता है कि धमनियों में अधिक दाब के कारण है ये, यानी उच्च रक्तचाप यानी जब रुधिर के धमनियों में दाब ज़्यादा हो जाता है तब ये स्थिति बनती है। और इस स्थिति में आदमी को चिंता ज़्यादा होती है, क्रोध ज़्यादा आता है, ईर्ष्या ज़्यादा होती है, उसके मन में भ्रम हो जाता है। और कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से या मैदे से बने खाद्य पदार्थ या चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट या शराब के सेवन या श्रमहीन यानी आदमी जब बेरोजगारी बैठा बैठा खाता था या व्यायाम के अभाव में
उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो इसलिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। खूब सुबह सुबह आधा एक घंटा व्यायाम कसरत करना चाहिए, योग है, ध्यान है, प्राणायाम करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर है वो एकदम स्वस्थ रहेगा। और हम अगले भाग 3 में नशीले पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इस कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और SR साइंस मैथ्स क्लासेज के फेसबुक पेज पर है इस भाग 2 की फोटो इमेज मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगी। धन्यवाद।